शरीफ की वो। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों रुखसत लेकर शरीफ अलीपुर आ गया और वो फिर से शरीफ में मगन हो गया। शरीफ ने एली की तरफ देखा और अपनी नीम व आंखें एली के चेहरे पर गाड़ दी। एली ने हैरानी से शरीफ की तरफ देखा, उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो वैसे ही चुपचाप उसके मुंह की तरफ तकता रहा। हत्ता कि एली महसूस करने लगा जैसे उसकी निगाहें चींटियों की तरह उसके जिस्म में धसी जा रही हैं, उसकी नस नस में रेंग रही हैं। शरीफ के होंठों पर तबस्सुम छलका। घबरा गए? वो बोला। अभी से घबरा गए? और वो फिर उसी तरह टिकटिकी बांधकर एली की तरफ देखने लगा। उसकी निगाहों में अजीब सी मस्ती थी। मुझे जाना है। एली ने घबरा कर एक मर्तबा फिर उठने की कोशिश की। तुम नहीं जा सकते एली। शरीफ मुस्कुराया। तुम मेरी निगाहों से ओझल नहीं हो सकते, यहीं बैठे रहना होगा मेरे रूबरू, मेरी निगाहों के सामने, और मैं तुम्हें देखता रहूंगा हत्ता कि मेरी आंखें पानी होकर बह जाएं। तुमने उसको देखा है? तुम उसके पास रहे हो, यूं ही तुम उसके रूबरू बैठा करते होगे और वो तुम्हें देखा करती होगी। तुमने उस मकान में 2 साल बसर किए जिसमें वो रहती है। तुम उस फजा में सांस लिया करते थे। कितना खुशनसीब हूं मैं जो तुम्हें देख रहा हूं। शरीफ की आंखों से पानी बह रहा था, मगर उसकी आंखें उसी तरह एली को घूरे जा रही थी। उसके मुंह से हस्बे मामूल राल बह रही थी। चेहरे पर हसरत व यास की दबीज तय चढ़ी हुई थी और वो अपनी रुइदाद कहे जा रहा था। क्या वो वहां तने तन्हा रहती है? इतनी भीड़ में तने तन्हा रहती है? जालिमों ने उसे वहां कैद कर रखा है। उन्होंने उसके बाजू काट दिए और वो तड़प तड़प कर वक्त गुजार रही है। उसने तुमसे कुछ कहा था मेरे बारे में? शरीफ रुक गया। एली को नफी में सर हिलाते देखकर शरीफ ने लंबी आह भरी। वो किसी से बात नहीं करेगी। उन्होंने इस कदर डरा दिया है कि वो घुट कर मर जाएगी, मगर किसी से दिल की बात न कहेगी। और वो जोश में उठ बैठा। ये सब उस डाइन की शरारत है जिसे तुम दादी अम्मा कहते हो, उस खबीस बुढ़िया की। वो हम दोनों के दरमियान दीवार बनकर हाइल हो गई। उसने वो खिड़कियां कीलों से बंद करवा दी जो इस तरफ खुलती थी। वो रोजन ईंटों से भरवा दिए जिससे उसकी आवाज मुझ तक पहुंच सकती थी। शरीफ बोले जा रहा था और एली हैरान उसके सामने बैठा था। उसकी समझ में नहीं आता था कि क्या कहे, क्या करे, किस तरह अपनी हमदर्दी का इजहार करे। दफतन सईदा दाखिल हुई। शर्म नहीं आती तुझे? उसने हिना मालिदा हाथ लहराते हुए कहा। इस बच्चे को सामने बिठाकर रोते हुए शर्म नहीं आती? इस बेचारे को क्या सुना रहा है तू ये किस्सा? इसे क्या मालूम क्या होती हैं ये बातें? खामखा का पाखंड मचा रखा है। तू तो औरतों से दूर हो गया है। हे मर्द हजारों जगह आंखें लड़ाते हैं और फिर अपने अपने धंधे में लग जाते हैं, मगर ये मियाँ हैं कि मजनू बने हुए हैं। चाहे दूसरे को जरा एहसास ना हो, ये अपनी जान हलकान किए जाएगा। जा एली तू अपने घर। उसने हिना मालिदा हाथ से उसका मुंह सहलाते हुए कहा। ये मियाँ तो मजनू बनने की कसम खाए हुए हैं। उस वक्त एली को सईदा के हाथ का लम्स नागवार गुजरा। उसे शरीफ के पास से चले आने से दुख भी हुआ, लेकिन इस दुख में खुशी का दबा दबा अंसर भी था, क्योंकि शरीफ की बातें सुन सुनकर उसके दिल में जज्बात का एक तूफान इकट्ठा हो चुका था जो उसे मुस्तरब किए जा रहा था। वो चाहता था कि कहीं अकेले में जाकर रो दे, शरीफ के दुख पर नहीं बल्कि अपने दुख पर, अपनी बदकिस्मती पर कि वो किसी से मोहब्बत ना कर सका। मां का आंसू। अगले रोज जब वो शरीफ की तरफ जाने को तैयार हुआ तो अम्मा ने उसका बाजू थाम लिया। एली ठहर जा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। एली घबरा गया। क्या अम्मा भी शरीफ के खिलाफ हैं? क्या वो भी नहीं चाहती कि मैं उससे मिलूं? जरा ठहर जा। अम्मा बोली। बैठ यहां अभी, मैं भी चलती हूं तेरे साथ। वहां बैठा वो सोचता रहा, न जाने अम्मा ने उसे वहां क्यों बिठाया था, न जाने वो उससे क्या कहना चाहती, लेकिन वो तो हमेशा बात कह दिया करती थी। यूं तो उन्होंने कभी ना कहा था, एली ठहर जा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। कुछ देर बाद अम्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे नीचे ले गए। निचली मंजिल में उसने एक कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा ली। फिर वो एली की तरफ बढ़ी। एली का दिल धक धक कर रहा था, न जाने उससे वो क्या कहने वाली थी। एली, वो बोली, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। अगर तू मेरी बात मान ले तो मैं सुरखरू हो जाऊंगी, और अगर तूने इनकार कर दिया तो बस समझ ले कि आइंदा से तू माँ का नहीं बाप का बेटा होगा। एली हैरान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अम्मा की इज्जत कैसे बचा सकता था। आखिर वो कौन सी बात थी जिस पर अम्मा की इज्जत का दारो मदार था, और उसकी इज्जत ही क्या थी घर में? उसकी हैसियत तो नौकरों की सी थी। फिर इज्जत की बात करना और इज्जत बचाने का सवाल एली की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हाजिरा ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। फिर तुम जो चाहे कर लेना एली, अपनी बात पर कायम रहना या बदल जाना, लेकिन इस वक्त हाँ कर दो। अगर तुमने हाँ ना की तो फिर तुम्हारे अब्बा तुम्हें अपने रिश्तेदारों की झोली में डाल देंगे और तुम मुझसे दूर हो जाओगे। लेकिन अम्मा, ये सब क्या है? एली ने घबरा कर पूछा। कुछ बताओ तो मुझे पता चले।
तुम्हारे भले की कहती हूँ बेटा। वो बोली, अगर मैंने अभी अभी कुछ ना किया तो वो जाने क्या कर देंगे। तू तो उन्हें जानता ही है, वो अच्छे लोग नहीं, तू तो जानता ही है बेटा। ये कहकर वो रोने लगी। लेकिन बात क्या है अम्मा? वो घबरा गया। तू वादा करेगा तो मैं बताऊंगी, अम्मा ने जवाब दिया। बस समझ ले कि तेरी बेहतरी की बात है। भला मैं कोई ऐसी बात कर सकती हूँ जो तेरे लिए अच्छी ना हो? बस तू एक बार हाँ कह दे। अच्छा अम्मा, जो आपकी मर्जी, उसने बात समझे बगैर ही कशमकश से निजात हासिल करने के लिए कह दिया जो उस पर मुसल्लत हुई जा रही थी। अल्लाह उम्र दराज करे, खुशियां नसीब करे। हाजरा की बाछें खिल गईं। मैं जानती थी तू मेरी बात रद्द न करेगा। मैं जानती थी तू मुझे छोड़कर अब्बा की तरफ न जाएगा। तू देख लीजो, तेरे लिए ऐसी अच्छी दुल्हन चुनी है मैंने जो लाखों में एक है, लाखों में। महल्ले में उससे बेहतर लड़की नहीं मिल सकती। कल तेरी मंगनी हो जाएगी और फिर तेरे अब्बा के लिए नामुमकिन हो जाएगा कि वो तुझे अपने रिश्तेदारों के बांध दें। एली हैरानी से अम्मा की तरफ देख रहा था। उसकी समझ में न आ रहा था कि आखिर अम्मा इस बात को इतनी अहमियत क्यों दे रही थी, इतनी सी बात को इस कदर अहम क्यों समझ रही थी। उसके जहन में तो उन दिनों इस मामले की अहमियत न थी। उसका जहन एक सादा वर्क था जिस पर मोहब्बत और अज़दवाजी जिंदगी का कोई मुबहम नक्श भी मरकूम न था। लेकिन अम्मा, उसने बसद मुश्किल कहा, मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगा, मैं अंगूठी नहीं पहनूंगा। उसके जहन में मंगनी और शादी के मुताल्लिक सबसे बड़ी मुश्किल मेहंदी और अंगूठी थी। तू कुछ भी ना कीजो, जैसे तेरा दिल चाहे, मैं कोई रस्म भी नहीं होने दूंगी। मुझे तो सिर्फ तुझे नामजद करना है, तेरे अब्बा के रिश्तेदारों से बचाना है, और मेरा कोई मकसद नहीं। चंद दिनों के बाद महल्ले के चौगान में अलीपुर का बेहतरीन बैंड बज रहा था। एली और कुलसूम के घरों के दरमियान आने जाने वालियों का तांता बंधा हुआ था। औरतें मुरस्सा और रेशमी कपड़े पहने इधर से उधर मटक रही थीं। लड़कियां लड़कों को देखकर ओय अल्लाह कहकर घूंघट में छुप जाती। बूढ़ियों ने शायद तबस्सुम को छुपाने के लिए होंठों पर उंगलियां रखी हुई थीं। महल्ले की चौधरानियां मिठाई के थाल उठाए घर घर लड्डू बांट रही थीं। महल्ले में मंगनी पर पहली मर्तबा बताशों की बजाय मोतीचूर के लड्डू बांटे जा रहे थे और एली इस हंगामे से दूर रजा की दुकान के पिछले हिस्से में छुपकर बैठा हुआ था। उसे लोगों के रूबरू जाते हुए शर्म महसूस हो रही थी। इसके बावजूद आते जाते लोग रजा की दुकान पर रुक जाते और एली की मंगनी की बात शुरू कर देते। मंगनी। बड़ी धूमधाम से मंगनी की है हाजरा ने। क्यों ना हो भाई, इकलौता बेटा है, मां की कोई ख्वाहिश आज तक पूरी नहीं हुई तो इसी बहाने सही, मतलब तो खुशी देखना है ना भाई। इस पर रजा ने हंसते हुए छुपे हुए एली की तरफ देखा और बज़ाहिर बड़ी सादगी से बाआवाज़े बुलंद कहा, और चचा जी, लड़का भी तो गुदड़ी में लाल है, लेकिन वो छुपा कहाँ है, आज दिखाई नहीं देता। चचा मुस्कुराए, तुम्हारी दुकान की गुदड़ी में तो नहीं छुपा हुआ। चचा ने यह कहते हुए हाथ बढ़ाकर पर्दा उठा दिया और एली को छुपा देखकर हंसने लगे। भाई वाह एली, तुम यहाँ छुपे हो और मोहल्ले में तुम्हारी मंगनी के चर्चे हैं। वाह भाई वाह, अजीब मामला है। बाप शादी का शौकीन है और बेटा मंगनी पर शर्म के मारे छुपा हुआ है। एली का दिल धक धक करने लगा और वो सिमट कर पुराने डब्बों के अंबार के पीछे सरक गया और चचा हंसते हुए चल पड़े। फिर रजा ने शोर मचा दिया, सुन लिया गुदड़ी के लाल, अब छुपते ही रहोगे क्या? एली का जी चाहता था कि रजा को गालियां दे, लेकिन गाली देना उसके नजदीक जायज न था। वो गाली देने की जुर्रत न रखता था। बहुत बुरे हो तुम, बहुत बुरे, जो राज खोल देते हो, वो गुस्से में चिल्लाया। रजा कहका मारकर हंसने लगा। शर्मीलो मियाँ, राज तो होते इसलिए हैं कि उन्हें खोला जाए, और लड़कियां होती हैं इसलिए कि उन्हें फांसा जाए। आज तो तुम्हें मूंछों पर ताव देकर चलना चाहिए। आज तुम, लेकिन तुम्हारे मुंह पर मूंछ भी हो। फिर कोई महल्ले वाली आ निकली उधर। हाय, तू यहाँ बैठा है? उसने रजा से कहा। यहाँ बैठा है तू, और तेरे दोस्त की मंगनी हो रही है। आज तो तेरी पांचों घी में होनी चाहिए। फिलहाल तो सर ही कढ़ाई में अम्मा, रजा ने संजीदगी से जवाब दिया। है, माँ मुस्कुराते हुए बोली, बात करने से ना चूकेगा तू, एक रग ज्यादा है ना। सच कहा है किसी ने, लंगड़े की एक रग ज्यादा होती है। एक नहीं माँ, यहाँ तो कई ज्यादा हैं। रजा ने जवाब दिया और बुढ़िया हाथ चलाती, आंखों से घूरती और होंठों से मुस्कुराती चली गई। फिर अर्जुमंद आकर चिल्लाने लगा, अरे लंगड़े, कहाँ छुपाया उस गुदड़ी के लाल को? नहीं बताएगा साले तो दूसरी भी लंगड़ी कर दूंगा। ये तो और भी अच्छा है, लिपटने के लिए लंगड़ी लाजवाब है। रजा ने जवाब दिया, ये लिप्टन विप्टन सब निकाल दूंगा। बता कहाँ है? यही होगा, शर्म से मुंह छुपाए हुए। रजा ने इशारा किया। बता कहाँ है? अबे तू यहाँ है? अर्जुमंद अंदर आकर बोला। बस नाश कर दिया तूने ये लेबल लगा के, सत्यानाश हो गया। इंटेलिजर की कसम, तुम्हारी इस हरकत ने सारा एंकर एंडी खत्म करके रख दिया।
अब न प्रेम शास्त्र काम आएगा, न प्रेम संदेश और न प्रेम पत्र, सब बिदक कर भाग जाएंगी तेरी इस लेबल को देखकर। दोस्त तू भी हमें ले डूबा, आटे के साथ घुन भी पिस गया। चल मियाँ, छुप के क्यों बैठा है, चल वो कप कैप और हिकोरी डिकोरी जमाए। भाई वाह क्या फबन है, चल अब फंस गया तो फड़कन कैसा, जो होगा देखा जाएगा। ऐन उस वक्त जमील आ गया। चलो भाई, वो चिल्लाया, क्या याद करोगे कि दोस्त की मंगनी पर कुछ ना खिलाया, आज जो जी चाहे खाओ। चलो, तंग गली के हलवाई ने ताजा पेड़े बनाए हैं। अर्जुमंद को तो कप कैप की लगी है, चलो हम तीनों चलते हैं। रजा ने शरारत से लंगड़ी टांग की हॉकी झल्लाकर कहा। अच्छा भाई, अगर पंचों की यही मर्जी है तो आज के दिन हम भी पेड़े खाकर गुजारा कर लेंगे, क्या किया जाए। अर्जुमंद बोला। मजबूरन एली उनके साथ चल पड़ा, मगर उसे रह रह कर ख्याल आता था कि अगर उसे किसी ने मिठाई खाते हुए देख लिया तो क्या कहेंगे लोग कि अपनी मंगनी की खुशी मना रहा है। बहाना बनाकर उसने जस्त लगाई ताकि रास्ते में वो उसका मजाक ना उड़ाएं। अर्जुमंद हंसा। बड़ी बेसब्री है भैया आज, बेचारे को क्या मालूम कि अभी तो सिर्फ सीट रिजर्व हुई है, रेशमी गठड़ी तो नसीब से मिलेगी। रजा, अर्जुमंद और जमील से कन्नी काट कर वो छुपता छुपाता सीधा शरीफ के पास जा पहुंचा ताकि वहां इत्मीनान से बैठ सके। शरीफ उसी तरह मुंह में हुक्के की नय लिए छत की तरफ घूर रहा था। घर के सब अफराद कुलसूम के यहाँ तकरीब मनाने के लिए जा चुके थे, इसलिए घर सुनसान पड़ा था। आ गए तुम? शरीफ मुस्कुराया। मुझे मालूम था तुम आओगे, इन जालिमों ने तुम्हें भी फंसा दिया, तुम्हारी किस्मत पर भी मोहर सब्त कर दी। उसने लंबी आह भरी। उनकी खुशी इसी में है कि लोगों की तकदीरों से खेलें। एली की समझ में न आया कि वो क्या कह रहा है। मंगनी करने में तकदीर से खेलने की क्या बात थी। नहीं नहीं, वो दबी आवाज से बोला, अम्मा ने तो मुझे सिर्फ नामजद किया है ताकि अब्बा अपने रिश्तेदारों की झोली में न डाल दें। वो यूं ही कहा करते हैं एली, वो यूं ही कहा करते हैं। वो यूं ही भोले नौजवानों को दाम में फंसाया करते हैं और तुम उनके दाम में फंस गए हो। नहीं नहीं, एली चिल्लाया। उसे यह जानकर सदमा हुआ कि शरीफ उसे बच्चा समझता है। एली की ख्वाहिश थी कि शरीफ उसे दोस्त समझे और खुलकर उससे बातें करे, अपनी जिंदगी के राज बताए, यूं मशवरे दे जैसे कि दोस्तों को दिए जाते हैं। नहीं नहीं, वो बोला। अम्मा ने मेरे सामने हाथ जोड़े थे, उसकी आंखों में आंसू थे। शरीफ कहकहा मारकर हंस पड़ा। हुक्के की नय उसके मुंह से निकलकर नीचे गिर पड़ी। मां के आंसू। वो हंसा। कसाई की छुरी तो मुफ्त में बदनाम है, वो ज़िबा करती है एली, मगर उसने कभी रूप नहीं बदला, अपने आप को किसी और शक्ल में पेश नहीं किया। लेकिन माओं के आंसू, उसने दांत भेंच कर कहा। वो इसी तरह हाथ जोड़ती हैं, आंसू बहाती हैं और फिर जब शिकार फंस जाता है तो उस पर सवारी करती हैं। मां के आंसू। शरीफ ने एक भयानक कहकहा लगाया। ऐन उस वक्त सईदा आ गई। हैं, तू यहां बैठा है एली? वो चिल्लाई। खुदा के वास्ते, उसने शरीफ के आगे हाथ जोड़े। खुदा के लिए अब एली की जिंदगी को तबाह न कर, अपनी तो बर्बाद कर ली, अब इस पर रहम कर। तुझे नहीं मालूम खाला की तमाम उम्मीदें और उमंगें एली से वाबस्ता हैं। सईदा की आंखों में आंसू आ गए। मेरी तरफ देख। शरीफ ने एक दीवानावार कहकहा लगाया। कहने लगा, मां की आरजुएं पूरी हों, बहनों की उमंगें पूरी हों, मगर बात खत्म किए बगैर वो खामोश हो गया और छत की तरफ घूरने लगा। तुमने उसकी मां के आंसू नहीं देखे? सईदा गुस्से में चिल्लाई। तुम्हारे भी देख रहा हूं, शरीफ ने मुस्कुरा कर कहा। क्या फर्क पड़ता है, इधर आ एली। सईदा ने एली का बाजू पकड़कर उसे खींच लिया। जा घर जा, मां तेरा इंतजार कर रही है, यहां बैठ के क्या हासिल होगा तुझे, जा घर जा। एली चुपचाप घर की तरफ रवाना हो गया। अंधेरी ड्योढ़ी में वो रुका। बाहर औरतें बातें कर रही थीं। अच्छा ही किया चाची हाजरा ने जो बेटे को अभी से जकड़ लिया, वरना बड़े होकर ये काबू में आते हैं क्या। तौबा कर लड़की, कोई जमाना आया है। पर मैं कहती हूँ चची, बात बिगड़ती हो तो बिगड़ कर ही रहती है, चाहे जो कर लो। आखिर उसके अब्बा का ब्याह भी तो छटपटन में ही हुआ था हाजरा से, अब देख लो उसने क्या कर दिखाया। ठीक कहती है तू, गैब की बात कौन जाने, पर मैं कहती हूँ आखिर है उसी का बेटा, ये क्या क्या गुल खिलाएगा। एली सोच रहा था न जाने कौन सी बात सच्ची थी, अम्मा के आंसू या शरीफ का कहकहा। ड्योढ़ी से निकलकर वो चुपके से दादी अम्मा के पास चला गया। दादी ने उसे देखकर तेवरी चढ़ाई। ए कहाँ भटकता फिरता है तू, उधर तेरी माँ अपना चाव पूरा कर रही है। आखिर वो तुम्हारा बाप है, उसकी रजामंदी तो ली होती तेरी माँ ने। रजामंदी ना सही, उससे बात ही कर ली होती। आखिर घर के मर्द से बात करनी ही चाहिए थी। हाजरा की ये सीना जोरी, तौबा है, क्या जमाना आ गया है। ये देख लो अली अहमद की चिट्ठी, मेरे खत के जवाब में क्या लिखा है उसने। दादी अम्मा ने तख्त से चिट्ठी उठाकर उसे दी। बोली, वो तो लिखता है, हमें मालूम नहीं कि एली की मंगनी हो रही है, कहाँ हो रही है, एली की माँ ही जानती होगी। वो अपनी मर्जी कर रहा है, ये अपनी मर्जी कर रही है।
और तू मेरे लाल, तू खामखा इन चक्की के पाटों में पिसा जा रहा है। हाँ बैठ यहाँ मेरे पास, देख तो मैंने तेरे लिए क्या मंगवाया है। गजब खुदा का, उधर अली अहमद आंखें दिखा रहा है, इधर ये बीबी आंसू छलका रही है। आ भी जा अब। ये पहला दिन था जब उसने महसूस किया कि दादी अम्मा परेशान है। उसके माथे पर त्योरी चढ़ी हुई थी। वैसे तो वो घूरती रोज ही थी। जब मोहल्ले के लड़कों पर गरजती थी तो वो सब भागकर छुप जाया करते थे, मगर एली के लिए गोया वो त्योरी महज दिखावे की होती थी। त्योरी होने के बावजूद वो त्योरी तलखी की हामिल ना होती थी और एली उसे देखकर हंस दिया करता था। लेकिन उस रोज दादी अम्मा त्योरी चढ़ाने के बगैर ही घूर रही थी, जैसे अपने आप को घूर रही हो, अपनी बेबसी पर तिलमिला रही हो। बाहर बैंड बज रहा था। दूर कुलसूम के घर में लड़कियां ढोलक पर गीत गा रही थी। नी मत्था तेरा चंद वर्गा बोधी कुंडला वालियो। एली की मंसूबा समरा उसकी खालाजाद बहन कुलसूम की लड़की थी। कुलसूम के घर वो अक्सर आया जाया करता था और देर तक वहां बैठकर बातें किया करता था। उस दौरान कई बार समरा भी वहां आ जाती या इधर उधर काम में मसरूफ रहती। इसके बावजूद उसे समरा की शक्ल सूरत के मुताल्लिक कुछ अंदाजा न था। मंगनी के रोज एली ने पहली मर्तबा महसूस किया कि उसने समरा को कभी देखा ही नहीं। उसके दिल में आरजू पैदा हुई कि समरा को गौर से देखे, कैसी है। लेकिन किसी के घर जाकर लड़की को गौर से देखना एली के लिए मुमकिन न था। उसे निगाह उठाकर देखने की जुर्रत न हुई थी। और लड़कियां भी तो अजीब होती हैं, पास जाकर देखो तो यूं चुनरी संभाल कर बैठ जाती हैं जैसे बेजान गुड़ियां हों। दूर से खिड़की में खड़े होकर देखो तो मोरनियों की तरह दुम फैला फैला कर नाचती, चिड़ियों की तरह फुदकती हैं। दूर से देखने में किस कदर लुत्फ आता था, लेकिन करीब से, अब तो समरा को करीब से देखना बिल्कुल ही मुमकिन न रहा था। अब तो उसके घर में पांव धरना भी मुश्किल था। एली की नजर में कुलसूम के घर के मनाजिर यूं चलने लगे जैसे फिल्म चलती है। दुम फैलाकर नाचती हुई समरा, सुर्खी और पाउडर से थपे हुए चेहरे वाली कुलसूम, जिसके गले में फूलों के हार लटका करते थे, और मुरझाए हुए चेहरे वाला रहम अली, जो कुलसूम का खामिन था, जिसे देखकर महसूस होता था जैसे वो मजलूम हो, जैसे वो कुलसूम का मियाँ नहीं बल्कि नौकर हो। दफतन एली की निगाहों तले रोगनी चेहरे वाली समरा गले में हार डाले आकर चौकी पर बैठ गई। उसके अपने चेहरे में तब्दीली रूनुमा हुई। गाल पिचक गए, मुंह पर झुर्रियां पड़ गईं और सूरत रहम अली की सी हो गई। और वो समरा की चौकी के करीब यूं जा खड़ा हुआ जैसे रहम अली हो, एक मजलूम फर्द, नौकर। एली चौंका और घबराकर उठ बैठा। क्या है तुझे? दादी अम्मा चिल्लाई। इतना बेकरार क्यों है तू? लेट जा, आराम से लेट जा। फिर एली की निगाहों तले चचा हंसने लगे। बड़ी धूम से मंगनी की है हाजरा ने। सत्यानाश कर दिया, सवा सत्यानाश, अर्जुमन चिल्लाया। लेबल लगा के क्यों मेरी मट्टी खराब कर दी? सारी अंकर एंडी मलयामेट हो गई। फिर हाजरा उसके रूबरू आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी इज्जत तेरे हाथ है। अच्छा किया छुटपटन में ही जकड़ लिया, एक औरत बोली। मां के आंसू। शरीफ का कहकहा सुनाई दिया। मां के आंसू, मां के आंसू। वो तड़प कर उठ बैठा। कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। दादी अम्मा ने गोया शरीफ की हां में हां मिला दी। क्या है तुझे? वो बोली। दूर लड़कियां गा रही थीं, बैठी हंजुआ दे हार परोवा।